तो बेटा लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। ठीक है, ये लास्ट है बेटा, क्योंकि देखो हमने आय विधि द्वारा घरेलू आय राष्ट्रीय आय निकालना सीख लिया, व्यय विधि द्वारा भी घरेलू आय राष्ट्रीय आय निकालने के चरण जो थे वो सीख लिए। तो आय विधि व्यय विधि द्वारा तो सीख लिया, अब रह गया मूल्य वृद्धि विधि द्वारा घरेलू आय या राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के चरण। मूल्य वृद्धि विधि को बेटा वर्धित मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, उत्पाद विधि भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हो वहां पे उत्पाद विधि बोल लो या वर्धित मूल्य वृद्धि बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखना है उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि या वर्धित मूल्य वृद्धि विधि लिख सकते हो। तो उसके द्वारा घरेलू आय राष्ट्रीय आय निकालने के चरण क्या है फटाफट से देख लेते हैं बेटा। वही फॉर्मेट है, सारा का सारा खेल फॉर्मेट का ही है। प्रथम चरण, पहला चरण यह है कि उत्पाद या फिर उत्पादन के मूल्य को ज्ञात करना। आपको सबसे पहले उत्पादन का मूल्य ज्ञात करना होगा बेटा। ठीक है, और इसके अंतर्गत उत्पादन के मूल्य को ज्ञात करने के लिए बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ा जाता है। यानी इसके अंदर सबसे पहले आपको उत्पादन का मूल्य निकालना है और जिसको निकालने के लिए आपको बिक्री में स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ना पड़ेगा। वही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि उत्पादन का मूल्य जो होता है ना बेटा, वो होता है बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। क्या होता है? बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। जहां पे स्टॉक में परिवर्तन अगर आप निकालना चाहते हो तो निकल सकता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक बोल लो या आरंभिक बोल लो। आरंभ मतलब शुरू होता है, प्रारंभ मतलब भी शुरू होता है। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक या आरंभिक स्टॉक। क्लियर है? तो सबसे पहला चरण जो मैंने पढ़ाया आपको या मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत उत्पादन का मूल्य को ज्ञात किया जाता है। पहले क्या होता है? उत्पादन के मूल्य को यहाँ पे ज्ञात किया जाता है और उत्पादन का मूल्य को ज्ञात करने के लिए आपको बिक्री में स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और स्टॉक में परिवर्तन अगर आपको नहीं दिया तो आप निकाल सकते हो अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है ना। इसमें उत्पादन के मूल्य में याद रखना हमेशा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों का उत्पादन का मूल्य शामिल होता है। यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, अरे आपको पता ही है हर जगह मिलेगा बेटा, आपको व्यय विधि में भी मिलेगा। ठीक है ना। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रों का क्या होता है? उत्पादन का मूल्य यहाँ पे शामिल होता है। क्लियर? तो पहला चरण आपको समझ में आ गया। अब दूसरे चरण में देखो, उसमें लिखा हुआ है कि आपको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बोल लो या सकल मूल्य वृद्धि बोलो, उसको निकालना होगा। और बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है, ये याद रखना। यानी मूल्य वृद्धि को ही घरेलू बोलते हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे तो बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि को, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि को ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है GVA@MP, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बराबर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी सारा सेम है और वैल्यू एडेड को ही, यानी इसी को ही क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्लियर हो गया। और इसके अंतर्गत आपको जीडीपी एट एमपी को निकालने के लिए या फिर जीवीए एट एमपी को निकालने के लिए, दोनों एक ही है, तो निकालने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को घटा देना होता है। ठीक है, आप चाहे तो बेटा इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला लिख सकते हो कि उत्पादन का मूल्य में से आपको क्या हटाना है? मध्यवर्ती उपभोग। तो आपको लिखना जीवीए एट एमपी बराबर या जीडीपी एट एमपी बराबर उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो प्लीज लिख लीजिए, साथ साथ में लिख लो, इससे क्या होगा आपको फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक समझना क्या है? प्रथम चरण में मैंने बोला उत्पाद या फिर उत्पादन का मूल्य ज्ञात करना, और इसके अंतर्गत उत्पादन का मूल्य को ज्ञात करने के लिए बिक्री में स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर फॉर्मूला लिखा मैंने उत्पादन का मूल्य बराबर बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। जहां पे स्टॉक में परिवर्तन अगर आपको निकालना है तो आप अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को आप घटा सकते हो। क्लियर हो गया यहां तक? फिर मैंने बोला कि ये जो उत्पादन का मूल्य होता है इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्र का उत्पादन का मूल्य शामिल होता है। क्लियर हो गया। फिर हम आगे बढ़े, मैंने कहा दूसरा चरण देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला उत्पादन जो बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि है या फिर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है उसको ज्ञात करना है, क्योंकि बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि को ही बाजार कीमत पर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो जीवीए एट एमपी को ही जीडीपी एट एमपी कहते हैं। और इसको निकालने के लिए आपको उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को घटाना होता है। तो प्लीज यहाँ पे लिख लीजिए GVA एट एमपी, यानी बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि को निकालने के लिए बराबर लग देना। फॉर्मूला क्या है हमारा? आपको उत्पादन का मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग माइनस कर दो। क्लियर है? चलो
फिर तीसरा चरण आया, तीसरा चरण वही है बेटा जो मैंने पहले व्यय विधि में आपको करवाया था, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को ज्ञात करना, यानी मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपको निकालना पड़ेगा और जीडीपी एट एमपी में से घटाना पड़ेगा। सेम टू सेम वही है, मैं चेंज भी नहीं किया मैंने ज्यादा कुछ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जहां पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर में से क्या घटाया जाता है बेटा, आर्थिक सहायता घटाया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था ना कि अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को घटाते हैं तो निकल के आता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को किसमें से, जीडीपी एट एमपी जो आपने यहाँ पे निकाला था, जीडीपी एट एमपी, इसमें से घटा दिया जाता है और जिसके फलस्वरूप आपको एनडीपी एट एफसी मिलता है। अब जहां पे मैंने जीडीपी वीडीपी लिखे ना शॉर्टकट, आपने वहां पे पहले हिंदी में नाम भी लिखना सीखा तो सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने जीडीपी एट एमपी लिखा था, आपके लिखोगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ब्रैकेट में जीडीपी एट एमपी, तो ये भी लिखोगे साथ में हिंदी वाला भी लिखोगे तो सेंटेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, जीडीपी एट एमपी में जो दूसरे चरण तक आपने निकाला था जीडीपी एट एमपी, वो उसमें से माइनस करना होगा एक तो मूल्यह्रास और एक शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जब आप सकल से, यहाँ पे जी लिखा है तो सकल से शुद्ध बनाओगे आप, एन बनाओगे तो आपको मूल्यह्रास माइनस करना होगा, और एमपी से एफसी बनाओगे तो आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करना पड़ेगा। क्या, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो जीडीपी एट एमपी मैंने यहाँ पे निकाला, जीडीपी एट एमपी, उसमें से मैं दो चीजें माइनस कर रहा हूं, एक तो मूल्यह्रास ताकि वो शुद्ध बन जाए, सकल से शुद्ध बन जाए, और दूसरा एमपी यानी बाजार कीमत से वो एफसी यानी कारक लागत बन जाए, तो उसके लिए मैंने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को यूज किया। तो एक तो मैंने मूल्यह्रास घटाया, एक शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाया। क्लियर हो गया। अब चौथा चरण क्या है, जब इतना हो गया तो बेटा देखो, अगर आपसे घरेलू आय पूछेगा तो बिल्कुल देखो यहीं पे खत्म हो चुका, घरेलू आय तो निकल चुकी है, क्योंकि एनडीपी एट एफसी का मतलब क्या है, कारक लागत पर शुद्ध या निवल भी बोल सकते हो, शुद्ध और निवल एक ही होता है, पता है ना ये चीजें, पेपरों के टाइम पे कहीं याद आ रही हो, ठीक है। तो ये कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय या उत्पाद निकल चुका है। तो अगर घरेलू तक पूछेगा तो यहीं तक छूटेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। बट अगर राष्ट्रीय आय बोलेगा तो वही कॉमन जो है जुड़ी रहा है जो बार बार, कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ज्ञात करना, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ज्ञात करना और उसे एनडीपी एट एफसी जो आपने यहाँ पे निकाला था उसमें जोड़ना। तो इसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ज्ञात करने के लिए विदेशों से प्राप्त साधन आय में से विदेशों को जो प्राप्त साधन आय है उसको घटाया जाता है। तो उसका मतलब से में से क्या घटाया बेटा, को घटाया है, तो निकला आपका। तो विदेशों से प्राप्त साधन आय में से विदेशों को प्राप्त साधन आय घटाया, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आपकी निकल के आ जाएगी। और उसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद जो इसको घरेलू आय मतलब जो अपने एनडीपी एट एफसी निकाली थी, इसमें इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। बिल्कुल सेम टू सेम वही लाइन है बेटा पूरी, ठीक है ना। और अतः उपरोक्त चरणों की सहायता से हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा तीनों मेथड हो गए, तीनों मेथड को मैंने समझा दिया है। तीनों मेथड में कैसे आप आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि विधि के थ्रू घरेलू आय और राष्ट्रीय आय आप निकालोगे, ठीक है ना। जहां तक है ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है, 10-10 मिनट के आसपास की वीडियोस बनी है और आपको जहां तक समझ में आ भी गया होगा। बेटा ये पॉइंट पिछला वाला पॉइंट ही है, ये भी पिछला वाला पॉइंट है, बस यहां तक चेंज हुआ है जरा सा बस, ठीक है। वो भी फॉर्मेट का खेल है सारा। क्लियर हो गया, फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चा। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने मैक्रो यानी समष्टि की मैंने शॉर्ट्स बनाई हुई इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, तो वहां जाके आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए और उन्हें कर लीजिए, याद कर लीजिए। पहले एक शॉर्ट देखिए, उसको फटाफट से लिख लो और उसके क्वेश्चन रट्टा मार लो, फिर दूसरी देखो उसके भी लिख लो, फिर इसको रट्टा मारो, एक ही बार में सारे मत करना, ठीक है। और मैं जल्दी ही आपके लिए, मैंने बोला था भारतीय अर्थव्यवस्था वाली बुक के भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट्स लेके आ जाऊंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के, ठीक है। पहले आप इनको कर लो फटाफट से, क्लियर है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।